ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। नमस्कार, आज तारीख है 10 अक्टूबर और हम लेकर आ गए हैं आज के अखबारों पर आधारित हमारा ये पॉडकास्ट आज के अखबार। मैं हूं शिवांगी और शुरू कर रहे हैं आज का सफर। आज के दैनिक हिंदुस्तान की प्रमुख खबर है 5 राज्यों में सत्ता संग्राम की तारीखों का ऐलान। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि बाकी 4 राज्यों में एक ही चरण में वोटिंग की जाएगी। 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में सबसे पहले 7 नवंबर को पहले चरण और इसी दिन मिजोरम में भी चुनाव होगा। फिर 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। फिर 23 नवंबर को राजस्थान की 200 और 30 नवंबर को तेलंगाना की 119 सीटों पर चुनाव होगा। चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन बुलाकर तारीखों की घोषणा की और इस घोषणा के साथ ही इन राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि इन 5 विधानसभा चुनाव के बाद सीधे लोकसभा चुनाव ही होने हैं, यानी अगले साल मई के आसपास जनता अगले 5 साल के लिए देश की सरकार चुनेगी। दैनिक जागरण ने इसी खबर को पहले पन्ने पर लेते हुए हेडिंग लगाई है, 16 करोड़ चुनेंगे 5 राज्यों की सरकार। एक अतिरिक्त जानकारी यह दी गई है कि इन चुनाव में 60 लाख नए वोटर मतदान करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा 5.6 करोड़ मतदाता एमपी में वोट देंगे। हिंदुस्तान अखबार ने पहले पन्ने पर ही दी एक अन्य खबर में बताया है कि सोमवार को ही भाजपा ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर दी। भाजपा ने 3 हिंदी भाषी राज्यों में अपने 18 सांसदों को टिकट दिया है, जिसमें 4 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। इसी को लेकर जागरण ने जो जानकारी दी है वो ज्यादा अहम और स्पष्ट है। लिखा है, राजस्थान के लिए बीजेपी की जारी सूची में 7 सांसदों को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन इसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को जगह नहीं दी गई है, जबकि एमपी की सूची में शिवराज और छत्तीसगढ़ की सूची में पूर्व सीएम रमन सिंह को मैदान में उतारा गया है। यानी साथियों, समझा जा सकता है कि वसुंधरा के साथ बीजेपी में सब कुछ ठीक ना होने से जुड़ी जो अटकलें लगाई जा रही थी, उनमें कुछ दम तो है। आज हिंदी और अंग्रेजी के सभी अखबारों ने इन विधानसभा चुनावों से जुड़े समीकरणों और यहाँ की विशेष परिस्थितियों के बारे में अलग अलग कवरेज 1 से 2 पन्नों पर दी है। द हिंदू की कवरेज की बात करें तो यहाँ मिजोरम की राजनीति में मणिपुर के असर के बाद बदल गए राजनीतिक समीकरणों के बारे में बताया गया है। अखबार लिखता है कि मिजोरम की सत्ताधारी पार्टी एमएनएफ यानी मिजो नेशनल फ्रंट ने मणिपुर की हिंसाग्रस्त अल्पसंख्यक आदिवासी कुकी समुदाय को शरण देकर अपने राज्य की नागा आबादी के बीच समर्थन का माहौल बना लिया है, जिसका लाभ उन्हें आगामी चुनाव में मिल सकता है। रोचक बात यह है कि ये समीकरण मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद ही बदले हैं, क्योंकि एमएनएफ को जोरान पीपल्स मूवमेंट यानी जेडपीएम नाम के दल से कड़ी टक्कर मिल रही थी। 5 साल पहले बने इस दल ने बीते अप्रैल में लुंगलेई नगर परिषद की सभी 11 सीटें जीत ली थी। मिजोरम में राजधानी आइजोल के बाद लुंगलेई शहर दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। अखबार लिखता है कि इस पार्टी ने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ते हुए राज्य में मुख्य विपक्षी दल का कद प्राप्त कर लिया था और एमएनएफ को कड़ी टक्कर दे रहा था। लेकिन मणिपुर से विस्थापित 12,500 कुकी समुदाय के लोगों को शरण देने के सीएम जोरामथंगा के फैसले के बाद ये दोनों विपक्षी दल उन्हें समर्थन देने के अतिरिक्त कुछ करने की स्थिति में नहीं बचे हैं। अखबार कहता है कि इसका फायदा एमएनएफ को चुनाव में मिल सकता है। और अब बात राजनीति में सबसे ज्यादा गरमाए मुद्दे जातीय जनगणना की। दैनिक हिंदुस्तान ने खबर दी है कि सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद फैसला लिया गया है कि सत्ता में आने पर वह देश भर में जातीय जनगणना करवाएगी। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि ओबीसी, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को और अधिक हिस्सेदारी देने के लिए वह आरक्षण की 50% सीमा को हटाएगी। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि 2011 में करवाई गई सामाजिक आर्थिक गणना के आंकड़े अब तक जारी न करने का केंद्र का फैसला
वंचित वर्ग के साथ धोखा है। कल के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर कल ही बता दिया था कि कांग्रेस सोमवार को कास्ट सेंसस को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है, और आज के पहले पन्ने पर भी जागरण ने इस खबर को सेकंड लीड बनाया है। हेडिंग है, खत्म करेंगे आरक्षण की 50% सीमा, कांग्रेस का ऐलान। कार्य समिति की बैठक में यह भी ऐलान हुआ है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो महिला आरक्षण तुरंत लागू करवाएगी, यानी परिसीमन और जनगणना की शर्त से इसे बाहर कर दिया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस ने चुनाव से जुड़ी विशेष कवरेज में कांग्रेस के जातीय जनगणना से जुड़े स्टैंड को ही प्रमुख खबर बनाया है। हेडिंग है, कांग्रेस सेट्स इट्स पोल लाइन बेट्स फॉर कास्ट सेंसस। खबर में राहुल गांधी के बयान का बेहिस्सा भी प्रमुखता से लिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लॉक के कुछ दल जातीय जनगणना से सहमत नहीं हैं, लेकिन उन्हें भरोसा है कि अधिकांश विपक्षी दल इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ताजा युद्ध के मुद्दे पर पारित हुए प्रस्ताव को अमर उजाला ने पहले पन्ने पर लिया है। हेडिंग है, फिलिस्तीनियों के पक्ष में कांग्रेस, कहा युद्ध रोकें। इस खबर की भाषा और हेडिंग ऐसा भाव देती है कि कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है जो इजराइल में आतंकी हमले कर रहे हैं। अखबार ने लिखा है कि इजराइल और हमास युद्ध के बीच कांग्रेस फिलिस्तीनियों के पक्ष में उतर आई है। कांग्रेस ने प्रस्ताव में कहा है कि कार्य समिति हमेशा की तरह भूमि, स्वशासन और गरिमा के साथ जीने के फिलिस्तीनियों के अधिकारों को अपना समर्थन दोहराती है। साथ ही अखबार ने लिखा कि एक दिन पहले ही कांग्रेस ने इजराइल में हमला करने वाले फिलिस्तीनी समर्थन गुट हमास की निंदा की थी। इस खबर को पढ़ते हुए आम पाठक फैक्ट पर न जाकर यह सोच सकते हैं कि कांग्रेस इस तरीके से आतंकी समूहों का समर्थन कर रही है। पर फलस्तीन के स्वशासन के अधिकार की बात करें तो इस मुद्दे को समझने के लिए आज के द हिंदू का संपादकीय पढ़े जाने योग्य है। इस संपादकीय में इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे की जड़ को द हिंदू ने बहुत अच्छी तरह से एड्रेस किया है। इसकी हेडिंग है, द ओरिजिनल सिन। फलस्तीनी इलाकों पर इजरायली कब्जे को अखबार ने पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा पाप बताते हुए कहा है, अगर इस इलाके में शांति लानी है तो फिलिस्तीनी इलाकों से इजरायली कब्जे को हटाना होगा। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के तीसरे दिन सभी अखबारों ने गाजा में इजरायली घेराबंदी को खबर बनाया है। दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर खबर दी है कि इजराइल पूरी तरह से गाजा को घेरकर हमास का समूल नाश करने में जुट गया है। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने गाजा में भेजे गए 1 लाख सैनिकों को आदेश दिया है कि वहां की बिजली, खाद्यान्न और ईंधन आपूर्ति काट दी जाए। इतना ही नहीं, घर घर जाकर हमास के आतंकियों को ढूंढकर खत्म करने का आदेश भी दिया गया है। कल ट्विटर पर इस आदेश को लेकर बहुत सी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही थी कि दुनिया भर के मानव अधिकारों से जुड़े लोग जो इस मामले में चिंता रखते हैं वे इसकी आलोचना कर रहे थे कि किसी भी इलाके के आम लोगों का बिजली पानी कैसे काटा जा सकता है। बहरहाल लौटते हैं खबर पे। अखबार ने यह भी लिखा है कि गाजा में 23 लाख लोग आवश्यक वस्तुओं के लिए इजराइल पर निर्भर हैं। कल तक की कार्यवाही से वहां 560 लोगों की मौत हुई और 2900 से ज्यादा लोग घायल हैं। दूसरी ओर इजराइल ने अपने सीमावर्ती शहरों में फिर कब्जा पा लिया है, लेकिन अभी भी कई हिस्सों में हमास आतंकियों की मौजूदगी बनी हुई है। आतंकी लोगों को बंधक बनाकर सेना से मुकाबला कर रहे हैं। इसके अलावा यूरोपीय आयोग ने फलस्तीन को दी जाने वाली फंडिंग रोक दी है। यह राशि 69.1 करोड़ यूरो है। इस मामले में एक और फैसला लेने के लिए यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक आज होनी है। जागरण ने एक और खबर दी है कि हमास के रॉकेट हमले में एक भारतीय महिला जख्मी हो गई, जो मूल रूप से केरल की हैं और इजरायली शहर अश्कलोन में बतौर नर्स काम कर रही हैं। अभी उनकी हालात स्थिर है और उनका इलाज एक अस्पताल में चल रहा है। और अब खबर अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से जुड़ी। श्रम बाजार में जेंडर इक्वालिटी की समझ बढ़ाने से जुड़े अध्ययन के लिए क्लाउडिया गोल्डन नामक महिला अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इस खबर को दैनिक जागरण व द हिंदू अखबार ने अपने पहले पन्ने की एंकर स्टोरी बनाया है।
जागरण ने लिखा कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया को यह सम्मान देने का फैसला नोबेल समिति के अपने लैंगिक अंतर को कम करने की दिशा में एक छोटा सा कदम है, क्योंकि वे यह सम्मान पाने वाली महज तीसरी महिला हैं। पिछले 5 महीने से हिंसाग्रस्त मणिपुर में एक व्यक्ति को जिंदा जलाने का वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद इस हिंसा में मरे बहुत से लोगों की कहानी में से एक कहानी निकल के सामने आई है। हिंदुस्तान ने अपनी खबर में लिखा है कि 4 मई को 2 महिलाओं को नग्न करके उनका जुलूस निकालने का जो वीडियो सामने आया था, इस ताजा वीडियो को उसी घटना से जुड़ा बताते हुए आदिवासी समुदाय ने सीबीआई जांच की मांग की है। लेकिन अखबार ने अपनी संक्षिप्त खबर में यह जानकारी नहीं दी कि मारा गया व्यक्ति किस समुदाय का है और कौन से समूह को वे आदिवासी समुदाय कह रहे हैं, जो कि सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। जबकि इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने विस्तार से बताया है कि 7 सेकंड के इस वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि एक 37 साल का व्यक्ति जिंदा जल रहा है, जिसके शरीर में आग लगी हुई है और स्थानीय भाषा में कई लोग वहां खड़े हैं जो लोगों से कोई भी वीडियो या फोटो खींचने से मना कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने राज्य सरकार के हवाले से बताया है कि मरने वाला व्यक्ति 37 साल का कुकी आदिवासी समुदाय का है, जिनका शव राजधानी इम्फाल के मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखा हुआ है। यह केस सीबीआई को सुपुर्द किए जाने की भी जानकारी अखबार ने दी है। यह घटना मैतेई बहुल जिले में 4 जून को हुई। दैनिक जागरण और अमर उजाला ने इस खबर को ही कवर नहीं किया है। एक और अहम खबर उत्तर प्रदेश से है कि गैंगस्टर अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों को 221 दिनों के बाद बाल गृह से छोड़कर अतीक की बहन के सुपुर्द कर दिया गया है। इन्हें छोड़े जाने की खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अतीक की हत्या के बाद दोनों किशोरों के गायब होने का आरोप अतीक के परिवार ने लगाया था। आज के अखबारों में सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी कुछ अहम खबरें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मणिपुर में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से जुड़ी अधिसूचना जारी करने में हो रही देरी को लेकर प्रश्न पूछा है और कड़ी टिप्पणी की है। साथ ही कहा है कि कोलेजियम की ओर से जजों की नियुक्ति के लिए भेजी जाने वाली सिफारिशें बहुत लंबे समय तक क्यों लटकी रहती हैं। जज की टिप्पणी से जुड़ी खबर को दैनिक हिंदुस्तान व द हिंदू ने पहले पन्ने पर लिया है, जबकि जागरण ने ये खबर केंद्र के जवाब के एंगल से अंदर लगाई है, जिसमें कहा गया है कि जल्द ही वहां पर मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय से जुड़ी एक और अहम खबर द इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर दी है कि आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल की चंडीगढ़ पीठ के जज के ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। दरअसल जज का तबादला कोलकाता किए जाने के विरोध में आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल चंडीगढ़ के वार एसोसिएशन ने 26 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। बार एसोसिएशन का आरोप है कि रक्षा मंत्रालय के दबाव में आने से इनकार के बाद जज का ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि न्यायालय की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करते हुए मुख्य प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने न सिर्फ तबादले पर रोक लगा दी है, बल्कि ट्राइब्यूनल के चेयरमैन से सीलबंद लिफाफे में तबादले से जुड़े कारणों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। और अंत में खबर न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए में केस दर्ज करने से जुड़ी है। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले में विस्तृत खबर में बताया है कि सोमवार को न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक व संस्थापक ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि आज दिन तक पुलिस ने उन्हें यह जानकारी नहीं दी है कि उन्हें किन आधारों पर गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो दोस्तों, ये थे 10 अक्टूबर के हिंदी और अंग्रेजी के प्रमुख अखबारों की अहम खबरें और इनकी समीक्षा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बने रहिए बोलते पन्ने के साथ। कल फिर मिलेंगे आज के अखबार के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे यानी शिवांगी को दे इजाजत। नमस्कार।